इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया करार दिया है और चेतावनी दी है कि राज्य को निशाना बनाने वालों का बुरा अंजाम होगा। शनिवार को ईद के बड़े कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के जरिए आगामी बंगाल चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ममता के इस बयान के बाद बीजेपी ने उन पर हमला किया और उनके बयानों को हार का डर बताकर आलोचना भी की। बयान ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। इस खबर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया बता दिया और चेतावनी भी दी है कि राज्य को निशाना बनाने वालों का बुरा अंजाम होगा। शनिवार को ईद के एक बड़े कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर यह टिप्पणी की। उन्होंने आरोप भी लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के जरिए अगले महीने होने वाले बंगाल के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी उनके बयानों को हार का डर बता रही है। देखिए, ममता दीदी के थोड़ा दिमाग पर एक प्रकार से जो सारी परिस्थिति है उसका प्रेशर तैयार हुआ है। उनको दिख रहा है कि वो चुनाव हार रही है, तो उस प्रेशर में कई बार आदमी जो विवेक है उसको खो देता है और विवेक खोने के बाद अगर कोई ऐसी बात करता है उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं घुसपैठिए कौन है और देश को बचाने वाले कौन है। तो अगर कोई भी संविधान से या कानून से मैंडेटेड प्रक्रिया किया जाता है, अगर उनको वो प्रक्रिया छेड़छाड़ लगती है तो इसका सीधा मतलब है कि वो संविधान और कानून के विरोधी है। काल खिलाफत कमेटी का प्रोग्राम में जाकर देश के प्रधानमंत्री को घुसपैठिया बताना, ये कोई रिलीजियस प्रोग्राम में क्यों बोलता है? मैं इतना रिलीजियस प्रोग्राम में जाता हूँ, कहाँ बोलता हूँ ये यहाँ बीजेपी को वोट दो, मुख्यमंत्री इतना खराब है, नहीं बोलता हूँ। इसलिए सब ये लोग नौकरी मांगता है। बस नंदीग्राम में 30,000 यंग लड़का बाहरी प्रदेश में काम कर रहा है, माइग्रेंट लेबर, उसमें 18,000 मुसलमान लड़का है। 3,000 से ज्यादा मुसलमान लड़का महाराष्ट्र में काम कर रहा है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस। ये लोग को पता चल गया है। 21 में चुनाव में वोट लिया था एनआरसी के नाम पर। इस बार ये सब होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के साथ हिंदू भी नहीं है, इस बार मुसलमान भी नहीं है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बंगाल में इस बार 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। एक तरफ बीजेपी ममता बनर्जी को हराकर सत्ता में आने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के हर बार की तरह हारने की बात कह रही हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने संगठन विस्तार को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी लगातार जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि पंचायत समितियों और बूथ समितियों का गठन तेजी से किया जा रहा है। जिला स्तर की प्रक्रियाएं भी पूरी होने के बाद अब ब्लॉक, मंडल, सेक्टर स्तर की समितियां भी लगभग तैयार हो चुकी हैं। इस संगठनात्मक ढांचे के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की दिशा में पार्टी आगे बढ़ेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पार्टी हर स्तर पर सक्रियता बढ़ाकर जनता से जुड़ने का प्रयास कर रही है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। और अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में अभी पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी बन रहा है। जिला अध्यक्षों की संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, सेक्टर अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और इसके बाद कांग्रेस पार्टी निचले पायदान पर अब पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी बनाने जा रही है। इसके तहत गांव चलो अभियान की शुरुआत हम लोगों ने किए है। मैं स्वयं बस्तर से शुरुआत कर और अब कल से रायगढ़, महासमुंद, रायगढ़ और सारंगढ़, बिलाईगढ़
और आज जसपुर जिले में आए हैं, जहां स्वयं जाकर मैं बूथ कमेटी बना रहे हैं और तमाम जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि बूथों में जाए, बूथ कमेटी बनाएं और संगठन को मजबूत करें। जो पार्टी के लिए समय दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको मौका मिलेगा। बशर्ते इस समय पार्टी को मजबूत करने का समय है और लगातार मजबूत कर रहे हैं और सरकार की हम कमियों को, उनकी नाकामियों को, उनकी फेलियर को हम जनता तक, निचले स्तर तक पहुंचाने का काम निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। फौजिया खान ने नरेंद्र मोदी को देश में लंबे समय तक शासन करने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई, खासकर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सुधार देखने को मिला है। हालांकि उन्होंने सवाल भी उठाया कि निर्माण के बाद कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी खराब या ध्वस्त क्यों हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उपलब्धियों के साथ साथ इन चुनौतियों पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि विकास कार्यों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। क्यों जाता है वो भी। मैं तो बस अपनी ओर से अभिनंदन दूंगी हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने इन रिकॉर्ड ईयर्स में क्या किया है, अगर उसका असेसमेंट किया जाए तो कुछ काम अच्छे भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम हुआ नहीं, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। और हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आज बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। हालांकि इसका दर्जे के बारे में बहुत बड़ा सवाल है कि जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है टूट क्यों जाता है, गिर क्यों जाता है, वो भी सवाल है। लेकिन मैं मोदी जी से अभिनंदन देते हुए एक अपील करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मोदी जी, इतने दिनों से आप हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सबके प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो अब आपका ये काम है कि आगे जब आप कदम बढ़ाएं तो इस देश के वातावरण को वैसा बना दीजिए जो हमारे प्राचीन भारत का था। शांति, संवेदनशीलता और भाईचारा, ये सब बातें आज हमारी समाज में बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि ये दिन ब दिन माहौल जो है नफरत भरा बनता जा रहा है और हमारे देश के पिछड़े वर्ग में, माइनॉरिटीज़ में बहुत असुरक्षितता की भावना निर्माण हो गई है। अभी उत्तम नगर में हमने देखा कि होली के समय लोग रस्तों पर आकर उन्होंने ये घोषणाबाजी की कि ईद के दिन हम खून से होली खेलेंगे। नांदेड़ में कल ही ईद के दिन ईदगाह में जहां 25,000 लोग नमाज पढ़ रहे थे, वहां पर उससे 100 मीटर दूर के कमर पर कुछ डायनामाइट, कुछ पेट्रोल और कुछ पेट्रोल की बोतल और कुछ जिलेटिन स्टिक्स जो पड़े हुए मिले वहां। वो मोटरसाइकिल सवार बड़े ब्लास्ट के बाद वो अपने आप ख़त्म हो गया, जल गया। लोगों ने कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही है लगातार बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतलों की विटंबना हो रही है, उसकी एक श्रृंखला चल गई है पूरे देश में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत कूटनीतिक रूप से सक्रिय नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर वार्ता की है। बातचीत में दोनों नेताओं ने क्षेत्र की मौजूदा सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति ने भारत से खास अपील की। उनकी अपील के बाद देश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और इस वार्ता को क्षेत्रीय स्थिरता और कूटनीतिक संवाद को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। इस खबर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत भी कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय नजर आ रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने भारत से खास अपील की। ईरान की ओर से जारी वार्ता के विवरण के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि भारत जो इस समय ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है, अपनी स्वतंत्रता और प्रभावशाली कूटनीतिक भूमिका का इस्तेमाल करे। भारत अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ बढ़ती शत्रुता को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाए
और क्षेत्र में तनाव करने की दिशा में पहल करे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की अपील के बाद भारत की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। उनकी अपील में भारत के वैश्विक भूमिका और पीएम मोदी के नेतृत्व क्षमता की चर्चा होने के बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी मजबूत और संतुलित पहचान बनाई है। भारत की जो नीति शुरू से रही है वो वैश्विक शांति की रही है, वसुधैव कुटुंबकम की रही है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इन्हीं सिद्धांतों पर चल रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अपने स्तर पर इन सब चीज़ों का प्रयास अवश्य कर रहे होंगे, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह दिखाई नहीं देता। भारत का यही रैपो है और हमारे प्रधानमंत्री का विशेष तौर पर रैपो है और यही वर्ल्ड लेवल पर जो उन्होंने अपने नेतृत्व में अपना एक असर डाला है, उसी का परिणाम है कि उनकी बात को लोग सुनते हैं और सुन करके सब तरह से मदद भी कर रहे हैं। भारत सरकार की तो पॉलिसी रही है और उसके अनुरूप काम हो रहा है। जहाज हमारे आ रहे हैं, जाके हमारे यहाँ पेट्रोलियम की कोई दिक्कत नहीं हो, ये काम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी ईरान से भी बात करी और इजराइल और अमेरिका से भी बात करी है कि किस प्रकार से युद्ध विराम हो और इंश्योर करें कि ये जो पूरा युद्ध खाड़ी में चल रहा है इस पे किस प्रकार से रोक लगे। विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट और सक्रिय विदेश नीति अपनाने की मांग की है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात में भारत को और अधिक ठोस और निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए ताकि क्षेत्रीय तनाव कम हो सके। देखिए, केवल ब्रिक्स की बात नहीं है। मैं समझता हूँ जो G7 से लेके जितने बड़े जो कंट्री हैं या फिर यूएनओ का जो अपना है, यूएनओ को सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि कहाँ उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है, संवाद ही समस्या का समाधान है। और ये हम लोग तो शुरू से शांति के ये रहे हैं, दूत रहे हैं भारत, तो भारत को पहल करनी चाहिए। देखिए, ये तो बात सच है कि ब्रिक्स के आज की डेट में हम हमारे नेतृत्व में हैं और ब्रिक्स हमारे नेतृत्व में कोई आह्वान नहीं कर पा रहा है। ये अपने आप में सच है। ब्रिक्स का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है ईरान, उसके ऊपर हमला हुआ है। आतताइयों ने आतंकी हमला किया है, उसके सर्वोच्च नेता को मार दिया है, उसकी राजनीतिक लीडरशिप के 48 लोगों को खत्म कर दिया है। भारत की चुप्पी एक कमजोरी का खतरनाक संकेत है। बता दें कि भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय विवादों में तटस्थ और संवाद आधारित समाधान का पक्षधार रहा है। इसी कारण कई देशों की नजर भारत पर रहती है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया में तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारत ने अब तक इस मामले में संयमित प्रतिक्रिया दी है और हमेशा की तरह शांति, संवाद और कूटनीति के रास्ते को प्राथमिकता देने की अपनी नीति दोहराई है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बेहद सख्त चेतावनी देते हुए हॉर्मुज़ पर की नाकाबंदी खत्म करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि यदि ईरान अगले 2 दिनों के भीतर बिना किसी शर्त और धमकी के इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पूरी तरह से नहीं खोलता तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के विभिन्न बिजली संयंत्रों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट कर देगा। ट्रंप की इस धमकी पर भारत से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्षी नेताओं ने ट्रंप पर जमकर हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बेहद सख्त चेतावनी देते हुए हॉर्मुज़ पर की नाकाबंदी खत्म करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे डाला है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा
कि यदि ईरान अगले 2 दिनों के अंदर बिना किसी शर्त और धमकी के इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के विभिन्न बिजली संयंत्रों को निशाना बनाकर उन्हें नष्ट कर देगा। ट्रंप की इस धमकी पर भारत से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्षी नेता ट्रंप पर हमलावर हैं। देखिए, वो अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक तो वही कर रहे हैं। इजराइल तो बहाना है। अमेरिका ने पूरे इस उथल पुथल का जिम्मेवार अगर मैं मानता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट, नॉट इवन अमेरिकन पीपल, उनके खिलाफ खुद उनके मुल्क में लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। उनकी रेटिंग ऑल टाइम लो है। सिरफिरेपन में पूरे विश्व को इस ओर धकेल दिया गया। बच्चियों की स्कूल पे बॉम्बिंग करते हैं और अपोलोजाइज तक नहीं करते। हॉस्पिटल्स आर बीइंग बॉम्ब्ड। कहां ले जा रहे हैं ये? छोड़िए मार्केट प्रेसिडेंट, दुनिया को खतरे की ओर ले जा रहे हैं मार्केट प्रेसिडेंट। चारों तरफ तबाही बन चुके हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि युद्ध की स्थिति है, अब देखना यह है कि हालात कहां तक जाते हैं। ये युद्ध का समय है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से चेतावनी दी है ईरान को। अब उसका कितना असर होगा देखने की बात है, परंतु स्थिति विकट है। स्टेट ऑफ हार्मोस खुलना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। ट्रंप का यह बयान क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा पर गहरा संकट मंडराने लगा है। वहीं ईरान ने ट्रंप के बयान पर कहा है कि ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध को लेकर पहले से तय अगली रणनीतियों को लागू करने का वक्त आ गया है। मतलब ये कि ईरान भी मानने के मूड में नहीं है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 168वीं शहादत जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अवंतीबाई लोधी ने स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय योगदान दिया और उनके साहस ने समाज को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज के भारत में लोधी समाज शिक्षा, सेवा और नेतृत्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में श्रद्धालु और अधिकारी मौजूद रहे। भाषण के दौरान वीरांगना के बलिदान और उनकी निडरता को याद किया गया। दृश्य में श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्पित कर सम्मान व्यक्त किया। समय आपने निकाला है, आपको धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सामाजिक बंधुक्रम से यहाँ पर आ रहे हैं। सेमरिया गांव के पावन भूमि में वीरांगना अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम और वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के मूर्ति अनावरण समारोह में मंच में विराजमान जीवन के बहुत ही ओजस्वी भाषण अभी हम सब सुने हैं। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम, गृह और पंचायत मंत्री, और आप सबला मालूम है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त होते। इनमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बहुत बड़े आशीर्वाद है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। लेकिन हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी के भी बहुत बड़े योगदान है। ऐसे हमारे कवर्धा के लोकप्रिय विधायक श्री विजय शर्मा जी, आप बन के ये पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो हमेशा क्षेत्र के विकास के चिंता करत रहे और प्रदेश के उत्कृष्ट विधायक के रूप में जेकर पहचान हुए हैं, ऐसे श्रीमती भावना बोहरा जी, क्षेत्र के पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, लोधी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष श्री घनश्याम वर्मा जी, जिला के अध्यक्ष श्री संतोष कौशिक जी, कबीरधाम जिला भाजपा के अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी जी, उमन के जीवन, साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के एक बहुत बड़े उदाहरण है। हमारे डिप्टी सीएम साहब जैसे बता रहे हैं कि बहुत कम सेना के टुकड़ी लेकिन बहुत वीरता के साथ, अंग्रेज मन के साथ, अदम साहब के साथ
लड़ाई लड़ी तो आज उमर से हमके प्रेरणा लेहे के काम है और नारी शक्ति के एक बहुत बड़े प्रतीक रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बंतरा कांड को लेकर विधायक राजेश्वर सिंह ने एसीएस होम को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने निवा गांव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कर्ज के दबाव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने जहर खा लिया था। विधायक ने संबंधित बैंक अधिकारियों और रिकवरी एजेंटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही है। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की। इसके अलावा आरबीआई नियमों के उल्लंघन की जांच और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त एसओपी बनाने की भी अपील की है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।